गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। यस बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिस इज़ धर्मपाल ढाका एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के सेशन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी से आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन यानी फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। और किडनी में हमने पढ़ा था कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो थी वो थी नेफ्रॉन। और प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। दोनों किडनी जो है अपने में 1 पेयर किडनी है, अतः दोनों किडनियों में 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन जो है यूरिन फॉर्मेशन का कार्य करते हैं क्योंकि नेफ्रॉन ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट थी। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप इंक्लूड रहते हैं। पहला स्टेप रहेगा वो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस आपको पता है ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है बाउमन कैप्सूल के अंदर, जिसमें अपरेंट आर्ट्रियोल है वो कैपिलरी में ओपन होती है और कैपिलरी है वो नेटवर्क बनाती है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस में यहाँ पे ब्लड है वो फिल्टर होगा, ब्लड है छनकर यूरिन का निर्माण करता है। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन में वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होगा और ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा। ये 3 स्टेप पढ़ेंगे। 3 स्टेप है वो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड रहते हैं। तो पहली हेडिंग अपनी रहेगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। 3 लेयर कौन सी रहेगी यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो है एंडोथीलियम। जो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स है यानी कैपिलरी है, कैपिलरी में थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है कैपिलरी, जिसमें केवल एंडोथीलियम ही पाई जाती है। तो यहाँ पे 3 लेयर से ब्लड छन के जाएगा और उससे यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ब्लड जो छनता है वो 3 लेयर से होकर छनता है। पहली लेयर है वो एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। उसके बाद एपिथीलियम रहेगी बाउमन कैप्सूल की, यानी ये जो इधर से ये एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है, ये ऐसे ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है और उसके बाद इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से वापस से बाहर निकलती है। तो ये जो वॉल है ना एंडोथीलियम, ये कैपिलरी के वॉल, उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। और नीचे यहाँ पे बाउमन कैप्सूल है, यहाँ पे नीचे क्या है? बाउमन कैप्सूल। और इसकी वाल है वो एपिथीलियम। और इनके बीच में जो स्पेस रहता है उसको बोलते हैं बेसमेंट। बेसमेंट है ना, बेसमेंट है ये, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे तीनों लेयर से छन के ब्लड नीचे जाता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। पहली लेयर है ये, इसको बोल रहे हैं एंडोथीलियम। उसके बाद ये बीच में जो जगह है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद ये वाल है ये बाउमन कैप्सूल की वाल है जिसको बोल रहे हैं एपिथीलियम। 3 लेयर से ओके ब्लड है वो फिल्टर होता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, सेकंड है वो एपिथीलियम ऑफ बाउमन कैप्सूल, और बीच में जो स्पेस है उसको बोले बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिटवीन दी 2 लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस है उसको बोल रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों से होके जो है नीचे ग्लोमेरुलर फिल्टर होगा, यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे इसको, और यूरिन का फॉर्मेशन होगा इससे। आगे बाउमन कैप्सूल की वॉल में एपिथेलियल सेल पाई जाती है। बाउमन कैप्सूल जो है उसकी वॉल में एपिथेलियल सेल पाई जाती है, और एपिथेलियल सेल इस प्रकार अरेंज रहती है कि उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस रहता है, और उस स्पेस को बोलते हैं छिद्र या स्लिट। और ये छनने से संबंधित होती हैं, यूरिन के फॉर्मेशन से संबंधित रहते हैं ये स्लिट, इसलिए इनको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। एपिथेलियल सेल को बोलते हैं पोडोसाइट। ये स्पेशल प्रकार की सेल होती है एपिथेलियल सेल। बाउमन कैप्सूल की जो वाल है उसको एपिथेलियल सेल से बनी, और उन एपिथेलियल सेल में कुछ स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं जिनको बोलते हैं पोडोसाइट। और एपिथेलियल सेल ऑफ द बाउमन कैप्सूल आर अरेंज इन एन इंट्रिकेट मैनर, यानी कॉम्प्लेक्स मैनर में जो है अरेंज रहती है, और उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस रहता है।
intricate manner leaving some minute space called filtration slit और slit pore, है ना। एपिथेलियल सेल जिनको पोडोसाइट बोल रहे हैं, जो कि बाउमन कैप्सूल की वॉल में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं इंट्रिकेट मैनर में इस प्रकार व्यवस्थित रहती है कि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा माइन्यूट स्पेस रहे, और यह स्पेस कहलाता है फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। ठीक है भाई। तो पोडोसाइट सेल कहाँ पाई जाती है? ये बाउमन कैप्सूल की वॉल में पाए जाने वाली कोशिकाओं को बोलते हैं पोडोसाइट सेल, और इनके बीच में जो स्पेस रहता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। ये ल्यूमन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जो ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरी नेटवर्क है उनके बीच में जो पाई जाने वाली गुहा है, ये बाउमन स्पेस है। ठीक है भाई। उसके बाद जो है फिल्ट्रेशन स्लिट दिखाई दे रहे हैं एकदम क्लियर। ये बीच में जो जगह बची हुई है इसको बोल रहे हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या छनन छिद्र। और ये कोशिकाएं हैं, ये पोडोसाइट कोशिकाएं हैं। पोडोसाइट सेल बॉडी प्राइमरी पोडोसाइट सेकेंडरी पोडोसाइट सेल्स के प्रोसेस हैं। इसके बाद जो है फिल्ट्रेशन में किन किन पदार्थों को छाना जाता है, ये तो ऑलमोस्ट ऑल constituent of blood plasma except the protein pass into lumen of Bowman capsule। का ब्लड में उपस्थित लगभग सभी जो ब्लड का संगठन है, प्लाज्मा का संगठन है, उसमें उपस्थित प्रोटीन है वो नहीं छनते हैं, वो फिल्टर नहीं होते। इसके अलावा और सभी ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास इनटू ल्यूमन ऑफ बाउमन कैप्सूल, यानी ब्लड प्लाज्मा में जितने भी पदार्थ उपस्थित रहते हैं, जो प्रोटीन हमने पढ़ी थी ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन, ये सभी प्रोटीन हमने ब्लड प्लाज्मा में पढ़ी थी, उनके अलावा सभी जो है वो छनकर इधर जो है बाउमन कैप्सूल की जो कैविटी है उसमें आ जाते हैं। Almost 11 to 12 ml of blood is filtered by kidney per minute। किडनी द्वारा प्रत्येक मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड को छाना जाता है, और इट कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी। किडनी द्वारा प्रत्येक मिनट में 1100 से 1200 ml रक्त को छाना जाता है, और यह जो वेंट्रिकल है, अपना हार्ट का वेंट्रिकल है, वो अपने पता है ब्लड को पंप करने का कार्य करता है बॉडी ऑर्गन को, उसके द्वारा पंप ब्लड का 5वां हिस्सा है वो किडनी छानने का कार्य करती है प्रत्येक मिनट। The amount of glomerular filtrate formed per minute is called glomerular filtration rate GFR, है ना। GFR किसे कहते हैं या glomerular filtration rate किसे कहते हैं? The amount of glomerular filtrate formed per minute is called, प्रत्येक मिनट जितने ग्लोमेरुलर जितनी मात्रा का फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पर मिनट जितना फिल्ट्रेशन होता है वो कहलाएगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। नॉर्मल GFR जो होती है वो होती है 150 ml पर मिनट, और पर मिनट कितनी 150 ml 125 ml प्रति मिनट, लेकिन पर डे के हिसाब से देखें तो वो होगी 180 लीटर पर डे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन GFR रेट जो है वो कितनी रहेगी 180 लीटर पर डे, यानी इतना ये यूरिन फॉर्मेशन नहीं, और इसके बाद इसको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा तब इसका अमाउंट कम हो जाता है, बहुत ही कम रहता है। GFR कितनी रहेगी 125 ml पर मिनट, और पर डे के हिसाब से रहेगी 180 लीटर पर डे। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी 125 पर मिनट और 180 पर डे। 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड डेली। 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का उत्पादन होता है प्रतिदिन, बट 99 ऑफ दिस
रीएब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स कौन से रहेंगे यहाँ पे, ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है। इस डायग्राम को देखते हैं अपन, देखिए ध्यान से, ये है पीसीटी, ये यहाँ पे बाउमन कैप्सूल है और ये कोर्टेक्स वाले भाग है, ऊपर वाला भाग मेडुला है और नीचे वाला क्या है, कोर्टेक्स। यहाँ ऐसे, इससे नीचे कोर्टेक्स और इससे ऊपर मेडुला। ये पीसीटी है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल और ये डिस्टल ट्यूब्यूल दूरस्थ कुंडलित नलिका और ये समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये है डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेलने की लूप की अवरोही भुजा है और ये है आरोही भुजा, इधर वाली ये आरोही भुजा है, ये नीचे की तरफ आती है और ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी ये आरोही भुजा है और ये अवरोही भुजा है। और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट है यानी संग्रह नलिका है। ये मेडुला, अंदर वाला भाग मेडुला है और ऊपर वाला भाग रहता है कोर्टेक्स, इससे ऊपर, सॉरी, इससे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं कोर्टेक्स और इससे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला। तो 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड डेली। रोजाना कितना उत्पादन होता है, 180 लीटर, बट 99 ऑफ दिस रीअब्जॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। सो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज इज 1.5 लीटर। प्रतिदिन यूरिन का कितना फॉर्मेशन होता है, 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है प्रतिदिन। फ्रॉम द फिल्ट्रेट ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब पैसिवली। यानी इनके पुनर्अवशोषण में, जैसे ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का निर्माण हो गया, लेकिन यहाँ पर वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यहाँ से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम वगैरह ये वापस पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं ब्लड में। और ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम के पुनर्अवशोषण में ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए ये एक्टिवली ऑब्जॉर्व रहते हैं। और अन्य जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको पैसिवली ऑब्जॉर्व किया जाता है, यानी किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, यानी निष्क्रिय रूप से पुनर्अवशोषण, पानी का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, इनिशियल सेगमेंट है जो नेफ्रॉन का, जो पीसीटी वाला पार्ट है, इनिशियल मतलब शुरुआत वाला पार्ट नेफ्रॉन का, वो है पीसीटी। जो बाउमन कैप्सूल के नज़दीक वाला पार्ट है समीपस्थ कुंडलित नलिका, वहाँ पर पानी का निष्क्रिय रूप से अवशोषण होता है। और इसके अलावा निष्क्रिय रूप से अवशोषण है नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थों का होता है, लेकिन ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम का है वह सक्रिय रूप से पुनर्अवशोषण होता है, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद है रीअब्जॉर्प्शन में सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन अभी पढ़ा हमने। ग्लूकोज, सोडियम, अमीनो एसिड तीनों एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, यानी ये सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। जो नेफ्रॉन के नज़दीक जो समीपस्थ भाग है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, वहाँ पर किस किस का, सोडियम, अमीनो एसिड और ग्लूकोज को एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है, यानी इनको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। इन तीन चीज़ों को सेलेक्ट करके रीअब्जॉर्ब किया जाता है। समीपस्थ वाले पार्ट को बोलते हैं पीसीटी। जो समीपस्थ वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका। जो बाउमन कैप्सूल के नज़दीक वाला भाग है वो कहलाता है पीसीटी। पीसीटी में देखते हैं किस किस का अब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी रीअब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, है ना, ऑलमोस्ट सभी पोषक तत्व और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्यों और पानी को अवशोषण कर लिया जाता है पीसीटी में। रीअब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, यानी लगभग सभी पोषक तत्व, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्जॉर्ब इन पीसीटी। सिंपल क्यूबॉइडल बुश बॉर्डर एपिथेलियम ऑफ पीसीटी इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। ब्रूस बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है पीसीटी वाले भाग में। यहाँ पे कौन सी, ब्रूस बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। यहाँ पे पीसीटी वाले पार्ट में क्या पाई जाती है, ब्रूस बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये सरफेस एरिया बढ़ाती है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो बताओ ब्रूस बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम नेफ्रॉन के किस भाग में, सबसे पहले किस भाग में पाई जाती है, पीसीटी में, और वो रीअब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देती है। लूप ऑफ हेनले मेंटेन्स हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला में प्रासरणीयता को नियमित करके रखता है। नीचे जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है नेफ्रॉन का, ये
परासरणीयता को नियमित कैसे करता है देखते हैं, क्योंकि ये इसका जो है ये नीचे की तो आ रहा है लूप ऑफ हेनले का पार्ट, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब यानी अवरोही भुजा, और जो लूप ऑफ हेनले की ये ऊपर की तरफ जो भुजा जा रही है उसको बोलते हैं आरोही भुजा। ये दोनों भुजाएं लूप ऑफ हेनले में इंक्लूड रहती है और ये दोनों ओस्मोलैरिटी को नियंत्रित करती है। कैसे कैसे डिसेंडिंग लिम्ब है is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. This concentrate the filtrate. ये जो लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब है यह पानी के लिए तो परमेबल होती है, इसका मतलब पानी यहाँ से अवशोषित हो जाता है, लेकिन आयनों का या सोडियम या आयन का अवशोषण नहीं होता है, यहाँ से केवल पानी का अवशोषण होता है। पानी अगर इस ट्यूबुल से डिसेंडिंग लिम्ब से अगर बाहर आ गया तो इसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, इसका मतलब ये इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। अंदर जो फिल्ट्रेट बह रहा है उसे अगर पानी बाहर एब्जॉर्ब हो गया, इसका मतलब उसकी सांद्रता अंदर वाले फिल्ट्रेट की बढ़ गई है, तो दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट। इसके अलावा ये इधर वाली जो आर्म है उसको बोलते हैं, कौन सी आर्म, असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब यानी आरोही भुजा। और यह भुजा क्या करती है देखो, इन असेंडिंग लिम्ब मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर। इस असेंडिंग लिम्ब में सबसे कम पुनर्अवशोषण होता है, किसका, क्योंकि हम इम्परमिएबल रहती है पानी के लिए। ये जो भुजा है ना इससे पानी बाहर नहीं आता, उल्टा है देखो, इससे तो केवल पानी आता है बाहर, अवशोषित होता है H2O का अवशोषण, और आयनों का अवशोषण नहीं होता। और इस भुजा से पानी का अवशोषण नहीं होता, आयनों का अवशोषण होता है। इस भुजा से किसका अवशोषण होता है, आयनों का, पानी का अवशोषण नहीं होता। यह असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल फॉर वाटर बट परमिएबल फॉर आयन, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल फॉर वाटर बट इम्परमिएबल फॉर आयंस। देखो फिर, इन असेंडिंग लिम्ब मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर but allow transport of electrolyte, so filtrate get diluted। यानी ये जो इसके अंदर फिल्टर है, फिल्ट्रेट जो है वो तन्नु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आयन है वो अवशोषित हो जाएंगे। आयन अगर बाहर आ गए तो अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, इसके कारण जो फिल्ट्रेट है वो हो जाएगा डाइल्यूटेड। उसके बाद जो DCT में देखते हैं क्या होता है, इन DCT कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस। DCT में किस किस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, पानी का भी हो रहा है और सोडियम का हो रहा है, वो भी कंडीशनल है। क्या कंडीशनल है देखो। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है, एक्सटेंड फ्रॉम कोर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला। ये अपनी कलेक्टिंग डक्ट इस डायग्राम में दिख रही है। ये ऊपर वाला पार्ट है, ये कौन सा है, कोर्टेक्स वाला भाग, और ये अंदर वाला भाग है, इसको बोल रहे हैं मेडुला। तो ये कलेक्टिंग डक्ट अंदर की तरफ किस में, मेडुला के अंदर धसी रहती है। एक्सटेंड फ्रॉम कोर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला, इट रीअब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत अधिक मात्रा में कलेक्टिंग डक्ट से पानी का अवशोषण होता है। टू कंसनट्रेट यूरिन, पानी का अवशोषण हो गया तो यहाँ पे जो यूरिन है, फिल्ट्रेट है, वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, सांद्रित हो जाएगा। इट आल्सो अलाउ passage of small amount of urea into medullary interstitium to keep up the osmolarity। यहाँ से कुछ मात्रा में ये देखो यूरिया का भी अवशोषण होता है। यूरिया का अवशोषण होने से क्या होगा, यहाँ की जो परासरणीयता है वो नियमित रहेगी। कलेक्टिंग डक्ट से कुछ मात्रा में यूरिया का भी अवशोषण होता है, ध्यान रखेंगे। कलेक्टिंग डक्ट से किस मात्रा, थोड़ी मात्रा में यूरिया का भी क्या होता है, अवशोषण होता है। DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका, सोडियम और पानी का। इसके बाद जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। नेक्स्ट क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। सेल्स ऑफ PCT एंड DCT मेंटेन आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H+ आयन, K+ आयन, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम इट। क्या मतलब हुआ देखो इसका, ये जो अपने PCT DCT ये वाले पार्ट हैं, इसके अंदर जो है वो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। अच्छा, इनके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है। चारों तरफ किसका नेटवर्क है, ब्लड कैपिलरी है, रक्त वाहिनियाँ हैं। इन रक्त वाहिनियों से अगर कोई पदार्थ इस फिल्ट्रेट में डाल दिया जाए तो उसको बोलेंगे सिक्रीशन।
अगर एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे H+ K+ अमोनिया है इस ब्लड में, तो उनको डाल दिया जाएगा इस मूत्र में या फिल्ट्रेट में, और यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन को ब्लड में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इससे आयनिक बैलेंस रहेगा, यानी H+ K+ अमोनिया ये प्लस वाले आयन थे, ये इधर चले गए, तो यहाँ पे प्लस वाले आयन इधर गए और इधर है जो है माइनस वाले बाइकार्बोनेट आयन इधर आएंगे। HCO3 का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। आयनिक बैलेंस के लिए ये सब किया जाता है। मेंटेन आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस। आगे देखो, कलेक्टिंग डक्ट है वो मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयन। जो कलेक्टिंग डक्ट रहती है वो भी किसका सिक्रीशन करती है, H+ और K+ आयन का सिक्रीशन करती है, यानी इनको डाल देती है किसमें, फिल्ट्रेशन जो फिल्टर हो क्या है यूरिन, उसके अंदर डाल देती है H+ और K+ आयन को। कौन सी डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नलिका। इसके बाद जो ये डायग्राम देख रहे हैं, ये बाउमैन कैप्सूल है अपना, ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका, बाउमैन कैप्सूल। ये जो रक्तवाहिनी ब्लड वेसल्स इस बाउमैन कैप्सूल के अंदर आ रही है उसको बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल, और जो बाउमैन कैप्सूल से बाहर निकलती है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। उसके बाद ये ब्लड कैपिलरी नेटवर्क है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ये कैप्सुलर स्पेस है यहाँ पे बीच में, ठीक है। इसके बाद ये रिनल ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट है जिसमें पीसीटी, ये पीसीटी है और ये क्या है, डीसीटी है। इसके बाद यहाँ से लूप ऑफ हैनले स्टार्ट हो रहा है, डिसेंडिंग लिम, ये जो लिम है इधर वाली जो भुजा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये ऊपर वाला पार्ट डिसेंडिंग लिम का, ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट रहता है थिक और नीचे वाला पार्ट रहता है थिन। उसके बाद इधर ये असेंडिंग लिम स्टार्ट हो रही है, ये थिन पार्ट है असेंडिंग लिम का, थिन यानी पतला भाग है, और ये थिक असेंडिंग लिम है, ये जो है चौड़ा भाग है असेंडिंग लिम का, लूप ऑफ हैनले की। यहाँ असेंडिंग लिम का एंड हो गया। इसके बाद डीसीटी स्टार्ट हो गई है, फिर ये डीसीटी आगे ओपन होगी किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट आके जाके माइनर कैलिक्स में, और माइनर कैलिक्स ओपन होगा मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स है वो पेल्विस वाले भाग से यूरिटर में ओपन हो जाती है, और यूरिटर जाकर खुलती है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरिथ्रा में। इस प्रकार यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होगा, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन द्वारा फिल्ट्रेशन या यूरिन का फॉर्मेशन होगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।